चलिए तो हम लोग देखते हैं। बात कर रहे थे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है, जिसको हम देखे थे पहले ही। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले तो हम देख चुके थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको कि RLVP भी हम कहते थे, जो पीछे ही हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, ये दूसरा नंबर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है किसी सॉल्वेंट में। अगर हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? द टेम्परेचर एट व्हिच एनी लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल। वह ताप जिस पर कोई भी द्रव खौलना शुरू करता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वह ताप मतलब वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड खौलना शुरू करता है। ठीक है। डिफिनीशन, उसकी परिभाषा है, उसका हम लोग मॉडर्न रूप से परिभाषा देते हैं, ये बचपन से ऐसे रखते आए। अब हम लोग कहते हैं कि वह ताप जिस पर किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। उसका वेपर प्रेशर उसके बाहरी दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर का जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वह उसके वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। एलिवेशन शब्द का मतलब होता है बढ़ना। व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड देन वेपर प्रेशर उसका गिर जाता है। हम इसको प्रूफ कर चुके हैं पहले ही। अब यहाँ पर देखिए, हम एक ग्राफ के द्वारा यहाँ दिखाए हैं कि पहले ये सॉल्वेंट का ये ग्राफ था, ये इसका वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। ठीक है। अब ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर को बढ़ाए तब ये सॉल्यूशन का फिर यहाँ इसके बराबरी पर ये हुआ। मतलब इससे ये क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। ज्यादा ताप पर हुआ क्या होता है, ज्यादा ताप पर खौलेगा जब तब उसके वेपर प्रेशर उसके बराबर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा जब ताप बहुत अधिक करेंगे। इसी ताप पर जैसे ही हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालेंगे उसका वेपर प्रेशर गिर जाएगा। तो मान लिया कि बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट का है वह T है, ये T1 है। और जब उसमें हम डाल दिए सॉल्वेंट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जब डाल दिए तो वो सॉल्यूशन बना, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया T2। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, या इसी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो T2 में से T1 को घटा दीजिए, तो ये T2 में से T1 को डेल्टा T से लिखते हैं। डेल्टा T का मतलब हम लोग पढ़ते हैं पहले से ही चेंज इन, तो T2 माइनस T1। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के, सॉल्यूशन के जो मोलेलिटी होता है उस मोलेलिटी के। तो मोलेलिटी किसको कहते हैं, मोलेलिटी हम लोग कहते हैं मोल पर केजी सॉल्वेंट। तो ये चेंज इन टेम्परेचर, ये जो चेंज इन टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम के, तो स्मॉल एम मोलेलिटी को कहते हैं। मोलेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को लिख सकते हैं हम लोग W2 बटा M2 गुना W1। तो W1 को हम लोग कहते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जनरली ग्राम में दिया हुआ रहेगा, उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो M इक्वल टू हो गया W2 बटा M2 गुने 1000 बटे W1। इसको ये W1, तो ये था फॉर्मूला मेन। डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे। तो डेल्टा T यहाँ चले, डेल्टा T इक्वल टू केबी कांस्टेंट है और इंटू M। तो केबी M के जगह इसको पुट कर दीजिए, तो इसको पुट कर दिया ये। तो केबी को कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये क्या, केबी इक्वल टू क्या होगा बाबू, डेल्टा T बटा मोलेलिटी।
तो डेल्टा टी को हम लोग केल्विन कहते हैं, और मोलैलिटी का होता है केजी, मोल पर केजी। तो यहाँ नीचे में आ गया तो हो गया केजी पर मोल, केजी पर मोल इसका यूनिट हो गया। ये दूसरा क्या हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला पर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जैसे हम लोग देखें यहाँ एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन में इतना ग्राम नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट 175 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। तो 175 ग्राम हो गया W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट W1, और ये 12.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट घुला हुआ है। ये हमको कहता है इसका मोलर मास क्या होगा, इसका हमको बॉइलिंग पॉइंट ये दिया हुआ है और Kb इक्वल टू भी दिया हुआ है। कहता है गिव ए बॉइलिंग पॉइंट इतना के, कैलकुलेट क्या करना है हमको, मोलरिटी, ये मोलर मास। तो मोलर मास होता क्या सब है हमको, डेल्टा टी इक्वल टू Kb इंटू W2 बटा M2 गुने W1 गुने 1000। तो ये हमको देल है 0.7, क्या देल है 0.7। अब बैठाइए उसको, जीरो पॉइंट 7 Kb दिल है 0.52 गुने W2 दिल है 12.5 गुने 1000 और बटे में कितना M2 गुने W1 175। अब आप M2 निकाल दीजिए, क्या होगा M2 इक्वल टू 0.7 गुने 175 बटे 0.52 गुने 12.5 और गुने में 1000। इसको आप कैलकुलेट कर दें, क्या निकलेगा 53 पॉइंट समथिंग। ये इसका क्या आएगा, मोलर मास। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम आपको इसमें मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप अपने एनसीईआरटी बुक से भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस पर आपको मिलेगा। अब अगला देखना है हमको तीसरा नंबर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहने का मतलब है कि यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वह घट जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उसका घट जाता है। जैसे ही हम उसमें कुछ डालते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। कहते किसे फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फेज ऑफ ए सब्सटेंस इक्विलिब्रियम हो जाता है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर freezing point is the temperature। freezing point क्या है, ताप है, at which जिस पर at which क्या, at which liquid and the solid phase, liquid and the solid phase, liquid and the solid phase, liquid and solid phase of substance, solid phase of substance are in equilibrium, are in equilibrium, साम्य अवस्था में हो। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वह ताप है जिस पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज, पदार्थ के लिक्विड फेज और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। ये क्या है, लिक्विड, और ये क्या है, सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, ये इक्विलिब्रियम में हो। क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। जैसे ही किसी
सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डालेंगे, क्या हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड कर जाएगा, मतलब घट जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब किसी घोल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, जमना कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, संघनन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन ठीक, लोअर देन दैट ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट, लोअर देन प्योर सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह क्या होता है, कम होता है। प्योर सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वह कम होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो इट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जितना डिग्री सेल्सियस पर वह पहले जमता था, ठीक है, अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाल देते हैं कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हम क्या देखेंगे, हम एक ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ये वेपर प्रेशर है, ये क्या है, टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। ये T2, ये T1, क्या ये T1, ये T2। यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, ठीक है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट। और ये क्या है, ये फ्रोजन पॉइंट है। यहां से ये जो है ये ऐसे, ये है फ्रोजन पॉइंट, यहां पर ये जमता है और यहां पर ये जमता है, यहां पर ये जमता है। अगर इसको ऐसे ले जाए तो ऐसे जाएगा, ये सॉल्यूशन का हुआ और ये सॉल्वेंट का हुआ, ठीक है। तो ये T1 ज्यादा और ये T2 कम, T1 ज्यादा और T2 कम। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं हम लोग, सपोज करते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन T1 है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट T2 है। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, ये देखिए T1 ज्यादा है और T2 कम है, तो T1 में से T2 घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा T इक्वल टू T1 माइनस T2। तो चलिए भाऊ हम लोग फिर क्या कहेंगे, इसका ये जो होगा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलेलिटी के। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट directly proportional to its molality, small m delta t इक्वल टू क्या होगा, यहाँ के भी नहीं देंगे, यहाँ के एफ कांस्टेंट फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेल्टा टी, के एफ लिखिए W2 बटा M2 W1 गुना 1000। इसको हम लोग बोलते हैं, कौन कांस्टेंट बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट।
KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम होता है मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसी का दूसरा नाम है मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इस पर भी आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, इस पर भी आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा। आप देखेंगे इसको भी, इसी फार्मूला को हमेशा ध्यान रखेंगे और इस पर भी आप प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे हम एक तो देख लेते हैं, ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर नाइट्रोबेंजीन इज 278 K। फ्रीजिंग पॉइंट नाइट्रोबेंजीन 278.8 Kelvin when 2.5 gram of an unknown substance are dissolved. When 2.5 gram of unknown substance are dissolved in 100 gram नाइट्रोबेंजीन। ठीक, कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इतना। Point of solution 276.8 Kelvin. If the molar freezing point depression constant, if Kf equal to 8 K, what is the molar mass of unknown substance? What is molar mass? तो देखिए इसमें क्या सब दिया हुआ है। यहाँ पहले तो डेल्टा टी निकालिए, 278.8 में से 266 पॉइंट घटा दीजिए, 266 पॉइंट के मतलब 2K हो गया। और क्या कहता है 2.5 ग्राम, W2 इक्वल टू 2.5 ग्राम, W1 इक्वल टू 100 ग्राम। अब निकाल दीजिए, हमको M2 निकालना ही है, तो डेल्टा T इक्वल टू KF W2 बटा M2 W1 इंटू 1000। ये डेल्टा T हो गया 2, KF दिल है 8, W2 हमको दिल है 2.5 बटे M2 निकालना है, ये 1000 बटे 100, 100 काट दीजिए, कट गया। 8 2.5 इंटू 10 बटा 2 4, M2 इक्वल टू 100। ठीक, थैंक यू। देखेंगे अगले वीडियो पे, इसको देख लेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।